Hello students. In the previous video we have discussed a lot of things about center of mass. एक छोटा सा टॉपिक हम और करेंगे, डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये दो नोमेनक्लेचर कई बार बच्चों को सुनने को मिलते हैं या उनके सामने आते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो इसका दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा समझ लीजिए। हमें समझना है एक तो सेंटर ऑफ मास जो हम पिछले 2-3 दिनों से लगातार पिछले वीडियोस में स्टडी कर रहे हैं, और एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो क्या होता है सेंटर ऑफ मास और क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, समझ लीजिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास क्या होता है देख लीजिए। नंबर 1 बात, इट इज द पॉइंट वेयर, पॉइंट कह दीजिए या आप एक वर्ड और यूज कर सकते हैं लोकेशन। इट इज द पॉइंट या लोकेशन वेयर द टोटल मास of body depend या exist. It is the point where the total mass of body depend. क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? It is the point where the total, it is the point where the total weight यानी mg, total weight of body depend। तो प्यारे बच्चों, किसी भी बॉडी के अंदर 2 पॉइंट जरूर होते हैं, किसी भी बॉडी के लिए 2 पॉइंट जरूर होते हैं। एक उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास और एक उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ मास जहां बॉडी का पूरा मास डिपेंड करता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां बॉडी का टोटल वेट क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इन दोनों को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब ये डेफिनेशन तो खैर रटने वाली बात है, लेकिन हमें मेन बात प्यारे बच्चों क्या समझनी है कि सेंटर ऑफ मास का मेन रोल क्या होता है। किसी भी बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ मास होता है तो उसका काम क्या है, उसका मेन रोल क्या है, और इसी तरह से हर बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उसका मेन रोल क्या है, ये हमें थोड़ा सा समझना है। तो प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ मास का काम क्या है, बहुत ही मजेदार बात है समझना। सेंटर ऑफ मास डिसाइड करता है कि बॉडी का मोशन क्या होगा। समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। सेंटर ऑफ मास डिसाइड करता है कि बॉडी का मोशन क्या होगा। क्या बॉडी लीनियर मोशन करेगी यानी सीधे, या बॉडी रोटेशनल मोशन करती है। समझ लीजिए, अभी समझा देते हैं। सबसे पहले इसका काम क्या है, इट डिसाइड, या ये कह दीजिए द मोशन, द नेचर ऑफ मोशन ऑफ बॉडी डिपेंड ऑन सेंटर ऑफ मास। आप कहेंगे सर कैसे, समझ लीजिए। पहले तो समझिए कि बॉडी का जो मोशन है, बॉडी किस तरह से मोशन करेगी, ये किस पे डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ मास पे। जरा समझिए, बहुत ही ट्रिक है। ये हमारा एक मार्कर, ये एक बॉडी हो गई। बॉडी का एक लोकेशन होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। ठीक है,
चलिए ये है, हमने उस पॉइंट को क्या कर लिया, होल्ड कर लिया। मान लीजिए ये है वो पॉइंट, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब अगर हमने बॉडी पर क्या लगाया, फोर्स। देखिए हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, कोई भी बॉडी कब मोशन करती है, जब हम बॉडी पर क्या लगाते हैं, फोर्स। तो हमने एक बॉडी पर क्या लगाया, फोर्स। मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास बीच में है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, बीच में। वैसे भी आपको बताया था यूनिफॉर्म रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बीच में। तो ये हमारी एक यूनिफॉर्म रोड और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, बीच में। तो हमने फोर्स लगाया, हम बॉडी पर फोर्स लगाते हैं। अगर हमारा फोर्स सीधा किस पे अप्लाई होता है, सेंटर ऑफ मास पे, हमारा फोर्स सीधा अप्लाई होता है सेंटर ऑफ मास पे, तो बॉडी सीधी चलती है। बॉडी कैसे जाएगी, सीधी। और अगर मान लीजिए सेंटर ऑफ मास इधर है, और अगर अप्लाइड फोर्स सेंटर ऑफ मास की जगह थोड़ा दाएं बाएं इधर उधर चली जाए, मान लीजिए ये फोर्स ऐसे जाए, सेंटर ऑफ मास इधर है और ये गया फोर्स ये सीधा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। आपने कई बार देखा होगा, एक फुटबॉल है, एक प्लेयर आया, उसने फुटबॉल को किक किया, तो फुटबॉल सीधी भी जा सकती है और गोल गोल घूम भी सकती है। तो प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया, तो अगर फुटबॉल यानी प्लेयर की जो किक है, अगर वो किक यानी प्लेयर का फोर्स फुटबॉल के सेंटर ऑफ मास में से चला जाए तो फुटबॉल सीधी जाएगी। लेकिन अगर वो किक का जो फोर्स है वो दाएं बाएं निकल जाए यानी टच करता हुआ निकल जाए, तो फुटबॉल वहीं गोल गोल घूमने लगती है। कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है ना। तो देखिए सेंटर ऑफ मास क्या करता है, बॉडी के नेचर को डिसाइड करता है। कैसे, समझ लीजिए, मान लीजिए ये बॉडी है, ये आपकी कोई भी क्या है, बॉडी, और ये है सेंटर ऑफ मास। तो अगर फोर्स, ये हमारा फोर्स, और ये फोर्स बिल्कुल सेंटर ऑफ मास में से निकल जाए, फोर्स की डायरेक्शन किधर हो, सेंटर ऑफ मास की अलोंग। इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग सेंटर ऑफ मास, ठीक है, देन बॉडी मूव लीनियर। तो बॉडी कैसे चलेगी, सीधी चलेगी। लेकिन मान लीजिए ये बॉडी है और ये है सेंटर ऑफ मास, और फोर्स कैसे निकल जाए, इसके दाएं बाएं निकल जाए, बस सेंटर ऑफ मास से ना निकले, ठीक है। इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नॉट पास सेंटर ऑफ मास, अगर फोर्स की डायरेक्शन कहां से ना निकले, सेंटर ऑफ मास से, देन बॉडी रोटेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बॉडी क्या करेगा, रोटेट करेगा। हमारे नेचर में जितनी भी बॉडीज रोटेट करती हैं, वो क्यों रोटेट करती हैं, क्योंकि उन पर लगने वाले फोर्स, लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन उनके सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होती। तो क्लियर हो गया, सेंटर ऑफ मास क्या करता है, बॉडी के नेचर को डिसाइड करता है। अगर आपकी फोर्स सेंटर ऑफ मास में से पास हो गई तो बॉडी सीधी चलेगी, और दाएं बाएं निकल गई तो बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। चलिए अब हम समझेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का काम क्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करती है, बॉडी को बैलेंस करती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करती है, बॉडी को बैलेंस करती है। मान लीजिए इस वक्त मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूं, क्यों, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स क्या है, बैलेंस है। ऐसा तो नहीं है कोई खड़े खड़े गिर जाता है, नहीं ना। तो क्यों, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से सब क्या है, बैलेंस। तो ये क्या करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हेल्प द बॉडी टू बैलेंस। ये क्या करता है, बॉडी को बैलेंस करने के काम आता है। क्लियर हो गया, इज दैट क्लियर। कई बार इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, कैसे आप इसको समझेंगे। कई बार आपने देखा है कुछ लोग जैसे पहाड़ों पे चलते हैं, अगर हम देखें, हम प्लेन रोड पे चले, सीधी सड़क पे चले, मतलब जैसा हम अभी सड़कें कैसी होती है, प्लेन। तो जब हम सीधा अपनी रोड पर या जैसे चलते हैं,
हम डेली मूव करते हैं तो हम सीधे रहते हैं, सीधे चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने देखा होगा अगर आपको हिली एरिया पे अगर आप जाते हैं या कुछ ऐसा इंक्लाइंड प्लेन हो, अगर आप देखिए मान लीजिए ये कोई प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये आदमी कैसा रहेगा, सीधा मूव करेगा, ये आदमी कैसा करेगा, सीधा मूव करेगा। लेकिन अगर इंक्लाइंड प्लेन पे चलना पड़े, इसी आदमी को क्या करना पड़े, इंक्लाइंड प्लेन पे चलना पड़े, तो क्या आदमी सीधा चलेगा, नहीं, ये आदमी थोड़ा आगे झुक के चलेगा। अगर ये सीधा रहा ना, मान लीजिए सीधा रहा तो ये तो गिर जाएगा, तो ये आदमी क्या करता है, ये सीधा नहीं चलता है, ये थोड़ा सा बैंड होके चलता है। और आपने भी ये कई बार किया होगा, जब भी आपको किसी इंक्लाइंड सरफेस पे चलना होगा ना, तो आप क्या होता है, आगे की तरफ झुक के चलते हैं। क्यों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। देखा है वो बच्चे क्या करते हैं, झूला झूलते हुए नीचे आते हैं, और कई बार कुछ शैतान बच्चे होते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं तो उल्टा जाऊंगा, तो वो कैसे आगे की ओर ऐसे झुक के चलते हैं। मतलब ये तो एक कॉमन, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल कि जब भी हमें किसी इंक्लाइंड प्लेन पे चलना होता है तो हम झुक जाते हैं, और अगर हमें हॉरिजॉन्टल चलना है तो हम सीधे चलते हैं। व्हाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ये हमारी बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो दोनों का रोल क्लियर हो गया। सेंटर ऑफ मास क्या करता है, हम सेंटर ऑफ मास बॉडी के मोशन को डिसाइड करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, वो बॉडी को बैलेंस करने के काम आता है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या होता है, दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई, दोनों का काम समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या हम ये चेंज कैसे होते हैं, ऐसी क्या कंडीशन है कि किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास बदल जाए या किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाए। चलिए ये दो पॉइंट आपने लिख लिए होंगे प्यारे बच्चों, अगर नहीं लिखे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद मैं इनको रब कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। अगर हम किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे मार्कर है, समझ में आता है, इसका कोई ना कोई क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। अब मैंने इसको क्या करा बताइए, दो हिस्सों में तोड़ दिया, तो मैंने क्या करा, इसकी बताइए किसमें चेंज किया, शेप एंड साइज में। तो जैसे मैंने इसको ऐसे अलग किया, ये कैप अलग, ये मार्कर अलग, तो अब इसका अपना खुद का एक सेंटर ऑफ मास बन जाएगा, और इस कैप का भी क्या हो जाएगा, एक सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। क्लियर हो गया। और अगर ये दो बॉडी है, मैं इनको क्या कर देता हूं, देखिए ये दोनों अलग अलग है, तो इसका भी कोई सेंटर ऑफ मास, इसका भी कोई सेंटर ऑफ मास। अब मैंने इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो वे दोनों सेंटर ऑफ मास खत्म, अब ये एक बॉडी हो गई है, तो इनका क्या बन जाएगा, एक नया सेंटर ऑफ मास बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो यानी हम किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास चेंज कर सकते हैं, कैसे, बॉडी की शेप और साइज को क्या करके, चेंज करके। क्लियर हो गया। तो सेंटर ऑफ मास डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है वो किस बात पे डिपेंड करता है, उसकी शेप और साइज पे। अगर आप बॉडी की शेप और साइज चेंज कर दोगे तो उसका सेंटर ऑफ मास भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देख लीजिए, इफ द शेप एंड साइज, इफ द शेप एंड साइज of body get change, center of mass of body also get change। क्या ये बात समझ में आ गई। आप किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे बदल सकते हैं, बॉडी की शेप और साइज बदल दीजिए, बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ओके, चलिए हम किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे बदल सकते हैं, ये समझ लीजिए।
if the location of body, location and position of body get changed, its center of gravity also get change। अगर किसी बॉडी की पोजीशन या लोकेशन चेंज हो जाए तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप मुझे एक बात बताइएगा, ये मार्कर है, क्लियर? इस मार्कर की कुछ ना कुछ इस वक्त क्या है, शेप और साइज है, कुछ ना कुछ इसकी लेंथ होगी, कुछ ना कुछ इसका एरिया होगा, कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, डायमेंशन होगी इसकी। और इस वक्त कुछ ना कुछ इसकी क्या है, लोकेशन। कैसी लोकेशन है, हॉरिजॉन्टल। अब मुझे बताइए, मैंने इसको ऐसे इंक्लाइन कर दिया, ठीक है, तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए मैंने किस चीज में चेंज करा? क्या मैंने इसकी शेप और साइज में चेंज करा? नहीं, इसकी लेंथ भी वही है, एरिया भी वही है, इसकी डायमेंशन में चेंज नहीं हुआ। किस चीज में चेंज हुआ है? इसकी लोकेशन। पहले ये हॉरिजॉन्टल था, अब इंक्लाइंड हो गया। तो बताइए, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड किया तो इसकी क्या चीज बदल गई? क्या इसका सेंटर ऑफ मास बदला या सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो आप कहेंगे सर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदला है। क्यों? क्योंकि लोकेशन चेंज होने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदलता है, लोकेशन चेंज होने से सेंटर ऑफ मास नहीं बदलता। एक बात समझा गए? ओके, अब दूसरा एग्जांपल, मैंने इस मार्कर को ऐसे ये अलग कर दिया, कैप अलग हुई अलग। बताइए क्या चीज चेंज हो गई? क्या इसका सेंटर ऑफ मास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? तो पहले भी हॉरिजॉन्टल, अब बात समझा गए? तो हमने इसकी शेप और साइज में चेंज कर दिया है, तो यानी इसका क्या बदल गया? सेंटर ऑफ मास। समझ में आ गया होगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है ना? सेंटर ऑफ मास में exist inside or outside the body। किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ये हमने एक टॉपिक किया था, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट बॉडी। किसी भी यूनिफॉर्म रॉड का, रिंग का, कॉन का, सिलेंडर का, अलग अलग स्फेरिकल बॉडी का, हर बॉडी के हमने कुछ सेंटर ऑफ मास स्टडी किए थे। तो वहां हमने देखा था एक तो रिंग और एक हॉलो स्फीयर, इनके जो सेंटर ऑफ मास थे वो कहाँ थे? जहां मास एग्जिस्ट नहीं करता, यानी और जब जहां मास एग्जिस्ट नहीं करता उस जगह को हम क्या बोलते हैं? आउटसाइड द बॉडी। और बाकी बॉडी के जो सेंटर ऑफ मास थे वो कहाँ थे? जहां मास एग्जिस्ट करता है, यानी इनसाइड द बॉडी। क्लियर हो गया? लेकिन प्यारे बच्चों, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमेशा बॉडी के अंदर ही होता है, यानी जहां मास होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी भी ऐसी जगह हो ही नहीं सकता जहां मास ना हो। अगर मास नहीं है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है। क्लियर हो गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही होता है जहां मास होता है, यानी इनसाइड द बॉडी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज exist inside the body। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई होगी? ठीक है प्यारे बच्चों, ये बॉडी के अंदर भी होता है और बाहर भी हो सकता है, ये हमेशा बॉडी के अंदर होता है, ठीक है ना? यानी सेंटर ऑफ मास को एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी नहीं जहां मास है, जहां मास नहीं है वहां भी हो सकता है, लेकिन ये कहां होगा? जहां मास होता है, ठीक है? तो ये प्यारे बच्चों आपको समझाने की कोशिश करी है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। दूसरा आपको समझाने की कोशिश करिए दोनों के काम क्या है। तीसरा आपको समझाने की कोशिश करिए कि ये कैसे चेंज होते हैं और कैसे चेंज नहीं होते, ठीक है? और
बाकी इनकी एक्सिस्टेंस कहाँ होते हैं और कहाँ नहीं होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी गई है। ठीक है प्यारे बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपने पढ़ा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस होता है। तो प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ मास का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से लगभग आपको समझा दिया गया है। नाउ अब जो हमारा इस चैप्टर का दूसरा मेन टॉपिक है वो है रोटेशनल मोशन। जब बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो कुछ पैरामीटर को हमें स्टडी करना है। तो आगे का चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम उन टर्म्स को देखेंगे जो टर्म्स हमें पढ़नी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक डिफरेंस बताते हैं लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन के लिए। अगर प्यारे बच्चों आपको लीनियर मोशन के फॉर्मूले याद हैं तो ये समझ लीजिए कि आपको रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, इजीली याद हो जाएंगे। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपको जो नए नोमेनक्लेचर है उनको जरा समझना है। समझिए इस बात को। सबसे पहले प्यारे बच्चों, लीनियर मोशन में देखिए हमारे पास पहला फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। समझ लीजिए प्यारे बच्चों, जो काम v करता है, जो काम क्या करता है v, वो काम करेगा ओमेगा। v का नाम क्या है, लीनियर वेलोसिटी। v का नाम क्या है, वेलोसिटी। ओमेगा का नाम है एंगुलर वेलोसिटी। जब बॉडी सीधी चलती है, लीनियर चलती है, तो वेलोसिटी क्या होती है v, और जब बॉडी गोल गोल घूमती है तो तब वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। इज इक्वल टू, यहां आएगा ओमेगा नॉट, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। ये हो जाएगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और ये हो जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। समझे बात हमें। प्लस यहां है ये एक्सेलरेशन, ए क्या है, एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। ए क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन। हम यहां बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। क्या बात करेंगे, अल्फा। जब बॉडी सीधी चलती है तो एक्सेलरेशन ए, और जब बॉडी गोल गोल घूमती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा। अल्फा को हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। और टी, ये तो टाइम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। समझे बात आ गई। तो जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, आपने क्या समझा, ओमेगा का नाम क्या है, ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। समझे बात आ गई। इसका नाम ओमेगा का नाम क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। अल्फा का नाम क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या ये बात समझ में आ गई, तीनों नोमेनक्लेचर के नाम समझ में आ गए। ओके, अब जरा ध्यान देना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो होता है। जब बॉडी सीधी चलती है तो इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यही होता है। तो जब बॉडी गोल गोल घूमेगी तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। तो देखिए बॉडी, प्यारे बच्चों, जब बॉडी सीधी चलती है तो क्या कवर करती है, डिस्टेंस। लेकिन जब बॉडी गोल गोल घूमती है तब वो क्या कवर करती है, एंगल कवर करती है। तो यहां s का काम कौन करेगा, थीटा। क्या कौन करेगा, थीटा। u की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट, t तो वही रहेगा टाइम, प्लस हाफ। a का काम कौन करेगा, अल्फा, t स्क्वायर। तो यहां पे थीटा क्या है, थीटा है यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल। थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल, बॉडी ने कितना एंगल कवर करा। ठीक है, चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है,
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। देख लीजिए, जब बॉडी सीधी चलती है तो ये इक्वेशन लगेंगे, और जब बॉडी गोल गोल घूमती है तो ये इक्वेशन लगेंगे, और सभी नॉमेनक्लेचर के नाम आपके सामने लिख दिए हैं। चलिए, इसके बाद एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए। F फोर्स, M मास, और A क्या है, एक्सेलरेशन। तो जब बॉडी सीधी चलती है तो उसका फोर्स क्या होता है, F, उसका मास M और एक्सेलरेशन A। तो जब बॉडी गोल गोल घूमती है, रोटेट करती है, तब प्यारे बच्चों, लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है, रोटेशनल मोशन में वो काम करता है टॉर्क। क्या काम करता है, टॉर्क। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी तरह से जो काम लीनियर मोशन में m करता है वो काम करता है I। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो काम A करेगा वो काम क्या करता है, अल्फा। लीनियर मोशन में जो काम F करता है, रोटेशनल मोशन में वो काम क्या करेगा, टॉर्क। लीनियर मोशन में जो काम M करता है वो क्या करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन में। और लीनियर मोशन में जो काम A करेगा, एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में वो क्या कौन करेगा, अल्फा। तो यहां पर टो का मतलब है टॉर्क, टो का मतलब क्या है, टॉर्क। और I का मतलब क्या है, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I को हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए, इसके बाद आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, मोमेंटम। क्या पढ़ा है, मोमेंटम, लेकिन पूरा नाम है लीनियर मोमेंटम। क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो P का फॉर्मूला याद है, P का फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी। क्या ये बात समझ आ गई? तो जब बॉडी सीधी चलती है तो उसके पास क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। और जब बॉडी गोल गोल घूमती है तो उसके पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम, यानी कैपिटल L। लीनियर मोशन में जो काम P करता है, एंगुलर मोशन में वही काम क्या करेगा, L। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, मास। तो हमने बताया था मास का काम कौन करता है, I। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। और V का काम कौन करता है, V का काम करता है ओमेगा। तो लीनियर मोशन में ये फॉर्मूला लगेगा, तो रोटेशनल मोशन में ये फॉर्मूला लगेगा। क्लियर हो गया? तो ओमेगा और I के नाम तो मैंने पहले बता दिए हैं। L का नाम है एंगुलर मोमेंटम। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? ठीक है। और भी कई सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, जैसे फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो लीनियर मोशन में अगर ये फॉर्मूला है तो रोटेशनल मोशन में क्या बन जाएगा, बताइए। F का काम कौन करता है, टॉर्क। P का काम कौन करेगा, L। T तो वही का वही रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, देखिए अब जो हमारा बचा हुआ चैप्टर है, आधा चैप्टर तो हमारा हो गया है, सेंटर ऑफ मास। अब हमारा बचा हुआ चैप्टर क्या है, हम बॉडी के रोटेशनल मोशन को स्टडी करेंगे। जब बॉडी गोल गोल घूमती है, रोटेट करती है, तो तब उसका मोशन कैसा होता है उसको हम स्टडी करेंगे। और रोटेशनल मोशन को स्टडी करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ बातें समझनी होंगी। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर मोमेंटम। तो हमारा जो बचा हुआ चैप्टर है, एक्चुअली हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, क्योंकि जब हमें ये सारी चीजें पढ़ जाएंगे,
समझ में आ जाएंगी तो हमें क्या समझ में आ जाएगा, रोटेशनल मोशन। क्योंकि रोटेशनल मोशन को हम एक्सप्लेन करते हैं इन सब टर्म्स में। तो मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ गई। हाँ, अगर आपको लीनियर मोशन के फॉर्मूले याद हैं तो रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले इजीली याद हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यानी अब हमारा जो बचा हुआ चैप्टर है, आगे का जो कंसेप्ट है वो क्या है, इन सभी टर्म्स को समझना। तो वन बाय वन हम इन सभी टर्म्स को क्या समझेंगे, आपको क्लियर होना चाहिए क्यों हम टॉर्क पढ़ते हैं, टॉर्क को समझना है, एंगुलर मोमेंटम को समझना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सभी टर्म को समझना है। क्योंकि जब हम इनको समझ पाएंगे तो हम रोटेशनल मोशन को समझ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इन सभी टर्म्स को वन बाय वन स्टडी करना। क्लियर? तो फिलहाल अभी के लिए लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक तरह से रोटेशनल मोशन का क्या दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो।